नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, संविधान में उपबंध क्या है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 124 के खंड 1 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा, जिसकी संख्या समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित करेगी। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश अर्थात कुल 34 का स्ट्रेंथ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, हम दो खंडों में इसको विभाजित कर लेते हैं। संवैधानिक उपबंध क्या है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया है। इससे पहले मैं बता दूं मित्रों कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 1 के अनुसार की गई और यह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 124 के खंड 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति माननीय उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। ये दो तरह की बात है। एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में यह प्रभावी है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कहीं भी वरिष्ठता का कोई प्रावधान पूरे संविधान में नहीं है, न तो आर्टिकल 124 में है न तो कहीं और पे है। उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसके लिए वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिससे परामर्श करना वो आवश्यक समझे। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यदि 124 के खंड 3 में बताया गया है कि कौन से व्यक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हता पहली है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। इसका एक और खंड है और बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड है कि वह कुशल विधिवेत्ता हो, अर्थात किसी कुशल विधिवेत्ता को भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, भले ही उसको न्यायिक कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई कुशल विधिवेत्ता है तो उसको न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, इवन मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब इसका परंतुक 124 के खंड 2 का एक परंतुक है, वो स्पष्ट करता है कि मुख्य न्यायाधीश से इतर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना आवश्यक होगा। अब
बड़ी क्लियर हो गया। इस प्रावधान से एक बात स्पष्ट हो गई कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से इतर किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होगा तो उसे इस परंतु के अंतर्गत 124 के खंड 2 के परंतु के अंतर्गत उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना मस्ट होगा। अब इसी परामर्श शब्द को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले आए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छे ढंग से इसको इंटरप्रेट किया है। हम लोग इसको आगे जब रूलिंग्स को एक एक रूलिंग्स को हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर उसमें देखेंगे किस तरह से इसमें डिस्कशन हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया। अब देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्ति है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, वो उसकी एक औपचारिक शक्ति है और वह इसका प्रयोग अपने मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करता है। अर्थात एक तरह से ये मंत्रिमंडल की शक्ति है जिस पर कि राष्ट्रपति मुहर लगाता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। समस्या भले तो नहीं आई थी, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती का मामला आया। केशवानंद भारती के मामले में जो निर्णय आया था वो सरकार के पक्ष में नहीं था। उसके बाद जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई जस्टिस A.N. राय साहब को, तो 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया गया। जस्टिस J.M. सैलेट, जस्टिस K.S. हेगड़े और जस्टिस S.N. ग्रोवर। इन 3 विद्वान माननीय न्यायाधीशों ने इससे क्षुब्ध होकर त्याग पत्र दे दिया और तब यह प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और ये विवाद का विषय हो गया और लगातार इस पे परामर्श होने लगा और लगातार एक डिबेट चलने लगी कि किसकी प्रधानता होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका की प्रधानता होगी या न्यायपालिका की प्रधानता होगी। इस संबंध में जब एसपी गुप्ता का केस आया, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का 1982 में, यह न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला का केस के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कार्यपालिका को प्रधानता दी गई। लेकिन बाद में 93 में SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ का जब मामला आया, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने बड़ी सुंदरता से इसको इंटरप्रेट किया, इस अनुच्छेद को, और न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को प्रधानता दी, क्योंकि न्यायपालिका में ही ऐसे लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो इसकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। और ये जरूरी भी था, क्योंकि एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। तो हम लोग इसमें 3 केस महत्वपूर्ण है। पहला केस तो एसपी गुप्ता बनाम भारत सिंह का, जिसमें कार्यपालिका को प्रधानता दी गई। दूसरा केस आया SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनाम भारत संघ का 1993 में। इसमें कोलेजियम की अवधारणा पहली बार प्रतिपादित की गई। और तीसरा केस आया इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, ये आया 1999 में। तो इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई और जो भी संदेह थे उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से निवारित कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो कोलिजियम होगी उसकी सिफारिश को प्रधानता दी जाएगी। तो ये व्यवस्था आई। हम इन तीनों केसों को अलग अलग डिस्कस करेंगे और उसके संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणियां की उसको भी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।